ब्लैक होल यानी सर्वहारी राक्षस जो रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है, फिर चाहे वो कोई प्लैनेट हो, स्टार हो, गैसों का बादल या फिर स्पेस ट्रैवलर्स हो। ऐसा नहीं है कि ये भूखा है और स्पेस ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागता है, बल्कि जो कुछ खुद इसके रास्ते में आता है उसे नहीं छोड़ता। ये स्पेस की बड़ी से बड़ी चीजों को खींचकर उनके नूडल्स बना डालता है और फिर छोटे छोटे कणों में तोड़कर बिखेर देता है। ब्लैक होल देखने में तो बहुत छोटा है, पर असल में इसके साइज की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी जैसे हमारे सूरज से कई गुना बड़े किसी स्टार को सिकोड़कर न्यूयॉर्क शहर जितना कर दिया गया हो। ये एक खतरनाक, अपनी ओर खींचने वाला इतना गहरा कुआं है जिससे कोई और चीज तो क्या, लाइट भी बचकर नहीं निकल सकती। यहाँ तक कि बड़े ब्लैक होल्स अपने से छोटों को भी निकल जाते हैं और स्पेस में एक जगह नहीं टिकते। स्टार्स, प्लैनेट, एस्टेरॉयड, कॉमेट यानी धूमकेतु, ब्लैक होल या फिर यूनिवर्स में जो कुछ भी है सब मोशन में। इसीलिए समय समय पर किसी ना किसी तरह की अराजकता फैली रहती है। रिसर्चर्स ने एक गैलेक्सी के बीच एक बड़ा सा ब्लैक होल देखा है, लेकिन उससे भी बड़ा एक होल निकल रहा है। ब्लैक होल का साइज हमारी सोच से कहीं बड़ा हो सकता है। ज्यादातर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज के सेंटर में ब्लैक होल देखे जाते हैं जो हमारे सूरज के मास से भी अरबों खरबों गुना बड़े हो सकते हैं। ये अपने ही जैसे दूसरे ब्लैक होल को निकलकर और बड़े होते चले जाते हैं। एक ब्लैक होल का दूसरे में मर्ज होना यानी आपस में मिल जाना यूनिवर्स की सबसे पावरफुल और एनर्जेटिक घटनाओं में से एक है। सोच कर देखो, 1.3 अरब साल पहले दो ब्लैक होल एक दूसरे के चारों ओर चक्कर काट रहे थे। बड़ा होल छोटे को अंदर की तरफ खींच रहा था और फिर दोनों स्पाइरल होकर एक दूसरे के साथ लॉक हो गए। धीरे धीरे इनके घूमने की स्पीड कम होती चली गई और लगातार दोनों के बीच की दूरी कम होती चली गई। जैसे जैसे वे एक दूसरे के पास आते हैं, चारों ओर घूमती हुई धूल और गैसों की डिस्क एक साथ मिलकर एक गहरा सा खतरनाक भंवर बना देती है। ये डिस्क के सेंटर से लेकर काफी ऊपर तक फैल जाता है। धीरे धीरे ये होल आपस में मिलकर एक मैसिव ब्लैक होल में बदल जाता है। आपस में मिलते समय इनसे काफी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वेव्स निकलती हैं। इन्हीं वेव से हमें ब्लैक होल के बारे में काफी जानकारी मिलती है, लेकिन इनसे होल की सही पोजीशन का पता नहीं चल पाता। इसीलिए साइंटिस्ट को रेडियो वेव्स, एक्सरे या लाइट फ्लैश जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की जरूरत इनकी लोकेशन की जानकारी के लिए पड़ती है। हम ब्लैक होल को तो नहीं देख सकते, लेकिन इसके आसपास की चीजों पर इसका असर जरूर देखा जा सकता है। जब कोई ब्लैक होल धुएं के बादलों से होकर गुजरता है तो उसकी ग्रेविटी बादल को अंदर खींचने लगती है। अगर कोई स्टार या प्लैनेट इसके काफी करीब आ जाए तो भी ऐसा होता है। फिर इसकी तरफ बढ़ रही चीजों की स्पीड तेज हो जाती है, साथ ही ये गर्म भी होने लगती है। पर ब्लैक होल एक्स रेज निकालना शुरू करता है और यही रेज आसपास के एरिया में रेडिएट होने लगती है। एक्स रेज की एनर्जी आसपास की चीजों पर भी असर डालती है और यहाँ तक कि नए स्टार्स को जन्म भी दे सकती है। और फिर जोरदार धमाका, इनके आपस में टकराते ही जोर का विस्फोट होता है। ये बिग बैंग के बाद अब तक का सबसे बड़ा धमाका है। धमाके में 1 सेकंड से भी कम समय में आसमान में दिखने वाले तारों से कहीं ज्यादा एनर्जी निकलती है। वैसे तो होल काफी बड़े होते हैं, पर ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। स्टेलर मास ब्लैक होल का मास सूरज के बराबर और इसका साइज काफी छोटा हो सकता है। ऐसे एक होल का पता साइंटिस्ट ने 2019 में लगाया था, जो हमसे 10,000 प्रकाश वर्ष दूर है और इसका साइज सिर्फ 19.3 किलोमीटर के दायरे में ही फैला है। वैसे तो ये अकेला ही तबाही मचा सकता है, पर असल में ये भी दूसरे स्टार्स की तरह ही सिर्फ ग्रेविटी फोर्स का एक सोर्स है। स्पेस का कोई भी उल्का पिंड इसके चक्कर लगा सकता है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। चलिए मान लीजिए कि एक ब्लैक होल है जिसका मास सूरज के बराबर है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसके चारों ओर तभी चक्कर लगा सकता है जब उसकी स्पीड सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्लैनेट्स के बराबर हो और दूरी भी बराबर हो। ये तो मैजिक थ्योरी है, और सच ये है कि प्लैनेट्स कभी भी ब्लैक होल के चक्कर नहीं लगाते, क्योंकि जिनका मास हमारे पेरेंट स्टार्स के बराबर हो वे ज्यादातर बड़े बड़े स्टार्स के टूटे हुए ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो चुका होता है और एक समय पर इनमें विस्फोट हो जाता है और ब्लैक होल बनने की शुरुआत यहीं से होती है। और संभावना यही रहती है कि इसमें आसपास के स्टार्स भी बच नहीं पाते। 30 साल पहले साइंटिस्ट ने हमारे सोलर सिस्टम से दूर कुछ प्लैनेट्स को देखा जो एक पल्सर के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे।
ये पल्सर सुपरनोवा से निकला एक हिस्सा था। कोई नहीं जानता कि वे पेरेंट स्टार में विस्फोट के बाद बच कैसे गए, या फिर हो सकता है कि ये विस्फोट के बाद बने मलबे के तबाही के बाद बने होंगे। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि शायद ब्लैक होल ऐसे वर्म होल है जो दो गैलेक्सीज के बीच सुरंग का काम करते हैं, यानी जिन चीजों को ये निगलते हैं वे खत्म नहीं होती बल्कि दूसरी गैलेक्सी में चली जाती हैं। थ्योरी कहती है कि जो भी चीजें इनमें एंटर होती हैं वे दूसरी तरफ से व्हाइट होल से बाहर निकल जाती हैं, और शायद ये दूसरा सिरा भी अपने ही साथी की तरह घूमता रहता है। शायद दोनों का मास भी एक जैसा ही होता है, और शायद इसके इवेंट होराइजन यानी बाउंड्री के चारों ओर भी ऐसे ही धूल और गैस के कण चक्कर लगाते रहते हैं। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन यानी एक ऐसा पॉइंट जहां से किसी भी चीज के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं होता और इससे कुछ बचकर भी नहीं निकल सकता। व्हाइट होल से रोशनी के साथ साथ चीजें भी निकलती हैं, लेकिन दोबारा इसमें एंटर नहीं हो सकती। तकरीबन 50 साल पहले स्टीफन हॉकिंग को लगा कि ब्लैक होल से एनर्जी निकलती है। साइंटिस्ट ने तभी ये थ्योरी भी डेवलप की कि शायद व्हाइट होल का जन्म भी ब्लैक होल से ही हुआ हो। हालांकि उन्हें अभी तक सही तरह नहीं पता कि ब्लैक होल गायब कैसे हो जाता है। उनका मानना है कि शायद ये पहले छोटा होता जाता है और फिर इसकी ग्रेविटी इतनी कमजोर हो जाती है कि चीजों को खींच नहीं पाती। शायद फिर ये व्हाइट होल में बदल जाता होगा। इसका मास हमारे बालों के बराबर और वजन बेहद हल्का होता है। ये अपने पूर्वज ब्लैक होल की तरह ड्रामेबाज नहीं होता, पर सीक्रेट्स के मामले में भी ये कम नहीं है, और जितनी भी चीजें ब्लैक होल में जाती हैं उनकी जानकारी इसी के अंदर छुपी होती है, और एक समय पर ये सभी चीजों को बाहर निकालेगा। तब इसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरे यूनिवर्स पर हावी हो जाएगा। व्हाइट होल का बिहेवियर चीजों को निकलने वाले ब्लैक होल का एकदम उल्टा होता है, और उसके विस्फोट की तुलना उस बिग बैंग से की जा सकती है जिससे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ और नए नए ऑब्जेक्ट्स बने। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो ये अब से खरबों साल बाद ही होगा। और एक समस्या ये भी है कि अगर स्पेस में कहीं कोई व्हाइट होल हुआ भी तो वो शायद ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। बाहर निकलने वाली चीजें इसके ऑर्बिट के मटेरियल से टकराएंगी और उसका बाहरी सिस्टम तहस नहस हो जाएगा, और एक बार फिर से ये ब्लैक होल में बदल जाएगा, क्योंकि वे भी सुपरनोवा विस्फोटों के बाद ही बनते हैं। हमारे यूनिवर्स का 5% हिस्सा स्टार्स, एस्टेरॉइड, धूमकेतु, गैलेक्सी और प्लैनेट से बना है, और तकरीबन 25% हिस्सा शायद डार्क मैटर है। ये एक ऐसा सीक्रेट मैटर है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन ऐसा जरूर मानते हैं कि इसका अस्तित्व है, क्योंकि यूनिवर्स में सब कुछ इसकी ग्रेविटेशनल ट्यून की तरफ मूव करता रहता है। ये ब्लैक मैटर मकड़ी के जाले की तरह है। ये स्पीड से चलने वाली सभी गैलेक्सीज को होल्ड करता है। इसके इविल ट्विन को एंटी मैटर कहा जाता है। एंटी मैटर के पार्टिकल्स मैटर पार्टिकल के एकदम ऑपोजिट वर्जन होते हैं। इनका मास तो बराबर होता है, पर इलेक्ट्रिक चार्ज एकदम उल्टा होता है। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो एंटी मैटर रेगुलर मैटर को मिटा देता है और फिर प्योर एनर्जी निकलती है। शायद डार्क मैटर यूनिवर्स को पहले से ज्यादा तेजी से एक्सपैंड करता है। नई थ्योरीज में से एक तो धरती के टकराने वाले उस एस्टेरॉइड के पीछे की वजह भी यही मानती है, जिसने दुनिया से डायनासोर का खात्मा कर दिया। यूनिवर्स का कोई सेंटर नहीं है, पर गैलेक्सी के होते हैं। धरती गैलेक्सी के सेंटर का एक चक्कर 25 करोड़ साल में पूरा करती है। हमें इस ऑर्बिट की ज्यादा जानकारी नहीं है, और ये सिर्फ एक अंदाजा है। हम 6 करोड़ सालों में एक बार अपनी गैलेक्सी की भीड़ भाड़ वाली जगह से गुजरते हैं, जिसे गैलेक्टिक डिस्क कहते हैं। साथ ही हम धरती पर एस्टेरॉइड के टकराने से खत्म हुई जीवों की प्रजातियों को भी ट्रैक कर सकते हैं। तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर का सफाया करने वाला एस्टेरॉइड भी इसी में शामिल है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रैम्पिनो का कहना है कि डार्क मैटर में ग्रेविटी होती है, और जब भी हम गैलेक्टिक डिस्क में एंटर होते हैं तो ये आसपास के उल्का पिंडों को धरती के रास्ते में फेंक सकती है। यानी कुछ एस्टेरॉइड और धूमकेतु जो आमतौर पर हमसे बहुत दूर होते हैं, धरती की ओर आने लगते हैं। यूनिवर्स में सबसे बड़ी चीज, या फिर कम से कम जिसकी हमें जानकारी है, वो हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल है। ये 10 अरब प्रकाश वर्ष में फैला गैलेक्सीज का एक समूह है जो ग्रेविटी फोर्स से एक साथ बंधा है। सबसे बड़ी एलिप्टिकल गैलेक्सी IC 1101 है, और इसका व्यास यानी डायामीटर 40 लाख प्रकाश वर्ष है। सबसे छोटी गैलेक्सी जो हमने आज तक देखी है, उसका डायामीटर 220 प्रकाश वर्ष से थोड़ा ज्यादा है। ये काफी फेंट यानी हल्की है, और इसमें सिर्फ 1000 स्टार्स ही हैं, जबकि हमारी गैलेक्सी में 100,000 अरब स्टार्स हैं, और ये मिल्की वे के चक्कर लगाते हैं।